दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों आरओ परीक्षा यानी समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी के लिए सामान्य अध्ययन के महत्वपूर्ण प्रश्नों के रिवीजन के क्रम में इस वीडियो में प्रस्तुत है भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था से संबंधित प्रीवियस ईयर्स पेपर्स में पूछे गए प्रश्न, जो आपके आगामी परीक्षाओं के लिए भी बहुत ही उपयोगी हैं। इस वीडियो में हम पंचायती राज अधिकारों के मुद्दे, आपात उपबंध तथा विविध प्रकार के प्रश्नों से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को रिवाइज करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले पंचायती राज और सामुदायिक विकास से संबंधित प्रश्नों को देखते हैं। पहला प्रश्न है दोस्तों, पंचायत चुनाव होते हैं प्रत्येक 4 वर्ष में, 5 वर्ष में, प्रत्येक 6 वर्ष में या सरकार की इच्छानुसार। तो सही उत्तर है पंचायत चुनाव प्रत्येक 5 वर्ष में होते हैं। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। दोस्तों आप जान लीजिए, अनुच्छेद 243 अंग के अनुसार पंचायतों की अवधि उनके प्रथम अधिवेशन से 5 वर्ष तक होती है और इस अवधि से पूर्व नए चुनाव आवश्यक हैं। यदि राज्य विधानमंडल द्वारा पंचायत का समय पूर्व विघटन कर दिया जाता है तो विघटन के 6 माह से पूर्व नए चुनाव कराए जाने आवश्यक हैं। अगला प्रश्न कथन और कारण से संबंधित है। यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों, कथन है। सबसे पहले कथन पर आ जाते हैं। कथन दिया गया है कि पंचायतों के प्रधान, प्रमुख तथा अध्यक्ष के पदों में महिलाओं के लिए जिनमें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ी जाति की महिलाएं शामिल हैं, आरक्षण से उनके क्रियाकलाप में एक सुस्पष्ट परिवर्तन आया है। तो बिल्कुल सही है। कारण है कि ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाएं इस आरक्षण की मांग लंबे समय से कर रही थीं, तो ये आपका सही नहीं है। तो आप देख सकते हैं ए सही लेकिन आर गलत है। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है। दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण है, 73वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया गया है और इस अनुच्छेद के 243 घ के तहत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति की महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई है। साथ ही प्रत्येक पंचायत में प्रत्यक्ष निर्वाचन से भरे जाने वाले कुल स्थानों में से 1/3 स्थान जिनके अंतर्गत अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की महिलाओं के लिए आरक्षित स्थानों की संख्या शामिल है, उसमें महिलाओं के लिए स्थान आरक्षण किए गए हैं, आरक्षित किए गए हैं। और इस आरक्षण से दोस्तों स्थानीय स्वशासन यानी लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के स्तर पर महिलाओं में काफ़ी जागरूकता आई है। तो कथन सही, कारण सही नहीं है, क्योंकि भारत में ग्रामीण स्वशासन संस्थाओं में महिला आरक्षण की मांग महिलाओं द्वारा किसी आंदोलन में नहीं हुई है। प्रश्न संख्या 3 दोस्तों, यहाँ पर जो है 3 कथन दिए गए हैं एक प्रश्न में और उनमें आपसे पूछा गया है कि कौन सा कथन सही है। तो देखिए, पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए आरक्षित स्थानों या सीटों के संदर्भ में कौन से कथन सही हैं। पहला है, इसका प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 243D3 में किया गया है, बिल्कुल सही है। ये आरक्षण अनुच्छेद 334 में निर्दिष्ट अवधि की समाप्ति पर प्रभावी नहीं रहेगा, गलत है। तो यहाँ पर सही उत्तर आपका हो जाएगा केवल और केवल एक, ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों आप जानते हैं कि भारतीय संविधान के भाग 9 के तहत अनुच्छेद 243D3 यानी 243 घ 3 के अंतर्गत पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए स्थान आरक्षित किए गए हैं। इसके तहत प्रत्येक पंचायत में प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा भरे जाने वाले स्थानों की कुल संख्या के कम से कम 1/3 स्थान महिलाओं के लिए आरक्षित रहेंगे और इस प्रावधान पर अनुच्छेद 334 में विनिर्दिष्ट अवधि की समाप्ति का कोई प्रभाव नहीं होगा। अनुच्छेद 334 के अंतर्गत लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और आंग्ल भारतीय समुदाय से संबंधित आरक्षण की समय सीमा अवधि का प्रावधान है और इस अनुच्छेद में संशोधन करके संसद द्वारा विधानमंडलों में आरक्षण की अवधि को समय समय पर बढ़ाया जाता है। और आप जान लीजिए कि 104वें संविधान संशोधन अधिनियम 2019 के प्रावधानों के अधीन अब आंग्ल भारतीय सदस्यों के नामांकन का प्रभाव निष्प्रभावी कर दिया गया है। अगला प्रश्न है दोस्तों, ग्रामीण स्थानीय शासन का पंचायती राज नामांकन किस भारतीय नेता के सुझाव का परिणाम था। देखिए, जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल या एम के गांधी। तो सही उत्तर है मोहनदास करमचंद गांधी।
दोस्तों आप जान लीजिए कि ग्रामीण स्थानीय शासन का पंचायती राज नामांकन महात्मा गांधी के सुझाव का परिणाम था। और महात्मा गांधी ने महसूस किया कि गांव को न केवल आर्थिक रूप से बल्कि राजनीतिक और प्रशासनिक रूप से भी आत्मनिर्भर होना चाहिए। और इसीलिए उन्होंने सुझाव दिया था कि एक गांव के सभी मामले वयस्क मताधिकार के आधार पर निर्वाचित एक पंचायत द्वारा प्रशासित किए जाने चाहिए। अगला प्रश्न है, पंचायती राज की अनुशंसा किसने की थी? तो आप जान लीजिए, बलवंत राय मेहता समिति की रिपोर्ट 1957 ने पंचायती राज की अनुशंसा की थी। और याद कर लीजिए, बलवंत राय मेहता ने नवंबर 1957 में पंचायती राज पर अपनी सिफारिश प्रस्तुत की। इसमें उन्होंने प्रजातांत्रिक विकेंद्रीकरण की सिफारिश की। इसके अनुसार 3 स्तरों पर पंचायती राज संस्थाओं का गठन होना था: जिला स्तर, ब्लॉक स्तर और ग्राम स्तर पर। अगला प्रश्न है, जिस समिति की अनुशंसा पर देश में पंचायती राज लागू किया गया था उसके प्रमुख कौन थे? तो सही उत्तर है बलवंत राय मेहता, ऑप्शन बी। दोस्तों आप जान लीजिए कि बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश पर पंचायत राज लागू किया गया था। अगला प्रश्न, सूची 1 का सूची 2 से सुमेलन करना है, समितियां और उनका वर्ष। और ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बार बार परीक्षाओं में पूछा जाता है। देखिए, पीके थुंगन समिति 1988 है, अशोक मेहता समिति 1977-78 है, BR मेहता समिति या बलवंत राय मेहता समिति 1957 और LM सिंघवी समिति 1986। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? 4 3 1 2। यहाँ पर 4 3 1 2, ऑप्शन डी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है दोस्तों, संविधान के 73वें और 74वें संविधान संशोधन में से किनके सृजन के लिए उत्तरदायी है? ऑप्शन है राज्य निर्वाचन आयोग, जिला नियोजन समितियां, राज्य वित्त आयोग और राज्य संपत्ति कर मूल्य निर्धारण बोर्ड। तो सही उत्तर है 1 2 3। दोस्तों संविधान के 73वें और 74वें संशोधन राज्य निर्वाचन आयोग, जिला नियोजन समिति और राज्य वित्त आयोग के सृजन के लिए उत्तरदायी हैं। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। और आप जान लीजिए कि राज्य संपत्ति कर मूल्य निर्धारण बोर्ड का सृजन 73वें या 74वें संशोधन द्वारा नहीं किया गया है। 1 2 3 आपके सही हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान के 73वें संशोधन में शामिल है? आपको बताना है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो यहाँ पर देखिए, जिला पंचायत, क्षेत्र पंचायत, ग्राम पंचायत, नगर पंचायत। तो दोस्तों 1 2 3 नगर पंचायत इसमें शामिल नहीं है 73वें संशोधन में। नगर पंचायत 74वें संशोधन में शामिल है। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था अपनाई गई है, जिसमें ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत शामिल है। जबकि 74वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा नगर पंचायत, नगर पालिका परिषद और नगर निगम का प्रावधान किया गया है। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारतीय संविधान के 73वें संशोधन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो देखिए, इसमें पंचायतों को स्वशासन की संस्था स्वीकार किया गया है, बिल्कुल सही है। और इसमें शहरी स्थानीय सरकार को स्वशासन की संस्था स्वीकार किया गया। तो 73वें संशोधन में शहरी नहीं बल्कि ग्रामीण स्थानीय सरकार को स्वशासन की संस्था या पंचायतों को। तो केवल एक सही हो जाएगा, ऑप्शन सी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। आप जान लीजिए कि 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा संविधान के भाग 9 के तहत पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया गया है। इसमें पंचायतों को स्वशासन की संस्था स्वीकार किया गया है। वहीं 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा शहरी स्थानीय सरकार को स्वशासन की संस्था स्वीकार किया गया है। और इस संशोधन के द्वारा संविधान में भाग 9 क के तहत शहरी निकायों को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है। विकल्प सी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान के भाग 9A में निम्नलिखित क्षेत्र की स्थानीय स्वशासन की इकाइयों को संवैधानिक आधार प्रदान किया गया है। किसको? ग्रामीण क्षेत्र या शहरी क्षेत्र को। तो दोस्तों भाग 9A में शहरी क्षेत्र की स्थानीय स्वशासन इकाइयों को संवैधानिक आधार प्रदान किया है।
केवल 2। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों आप जान लीजिए कि भारतीय संविधान का भाग 9 क जो है नगर पालिकाओं यानी शहरी क्षेत्र से संबंधित है। इसे संविधान के 74वें संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा संविधान में जोड़ा गया और इस अधिनियम पर 20 अप्रैल 1993 को राष्ट्रपति की सहमति प्राप्त हुई और 1 जून 1993 से यह लागू हुआ था। अगला प्रश्न है, एक क्षेत्र पंचायत का क्षेत्र निर्धारित किया जाता है कैसे? तो सही उत्तर है राज्य सरकार के द्वारा। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। दोस्तों एक क्षेत्र पंचायत का क्षेत्र अनुच्छेद 243 ग के प्रावधानों के तहत राज्य विधानमंडल द्वारा बनाई गई विधि के अनुसार राज्य सरकार द्वारा निर्धारित किया जाता है। अनुच्छेद 243 ग 2 के अनुसार किसी पंचायत के सभी स्थान पंचायत क्षेत्र में प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों से प्रत्यक्ष निर्वाचन के द्वारा चुने गए व्यक्तियों से भरे जाएंगे और इस प्रयोजन के लिए प्रत्येक पंचायत क्षेत्र को प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों में ऐसी रीति से विभाजित किया जाएगा कि प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र की जनसंख्या का उसको आवंटित स्थानों की संख्या के अनुपात समस्त पंचायत क्षेत्र में यथासाध्य एक ही हो। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान के अंतर्गत सही सुमेलित नहीं है? देखिए महत्वपूर्ण प्रश्न है, कौन सा सही सुमेलित नहीं है आपको बताना है। पंचायत भाग 9 बिल्कुल सही सुमेलित है। नगर पालिकाएं भाग 9 क सही सुमेलित है। सहकारी समितियां भाग 9 ख सही है और अधिकरण भाग 10 ये आपका सही सुमेलित नहीं है। तो ऑप्शन डी आपका सही सुमेलित नहीं है। दोस्तों आप जान लीजिए संविधान के भाग 10 के अंतर्गत अनुसूचित और अनुसूचित जनजाति क्षेत्र का उल्लेख है और अधिकरणों का उल्लेख भाग 14 क में किया गया है, याद कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, राज्य वित्त आयोग का गठन भारतीय संविधान के अंतर्गत किया जाता है किस अनुच्छेद के अनुसार? तो सही उत्तर है अनुच्छेद 243I। देखिए राज्य वित्त आयोग का गठन भारतीय संविधान के अंतर्गत किया जाता है अनुच्छेद 243I के अनुसार। तो याद रखिएगा दोस्तों राज्य वित्त आयोग के गठन का प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243I के अंतर्गत किया गया है और ये पंचायतों की वित्तीय स्थिति के पुनर्विलोकन के लिए गठित किया जाता है। अब आइए कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को देख लेते हैं। देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। पहला प्रश्न है, अनुसूचित जनजातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग गठित करने का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो उत्तर है 338 क। दोस्तों आप जान लीजिए भारतीय संविधान के अनुच्छेद 338 के तहत अनुसूचित जातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग यानी राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग तथा अनुच्छेद 338 के तहत अनुसूचित जनजातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग यानी राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग 89वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के द्वारा उसके गठन का प्रावधान किया गया है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का भाग 16 किससे संबंधित है? आपको बताना है। तो सही उत्तर है भारतीय संविधान का भाग 16 कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध करता है। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर है। दोस्तों भारतीय संविधान का भाग 16 कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंधों से संबंधित है। इसके अलावा प्रशासनिक अधिकरण का संबंध भाग 14 क से, अखिल भारतीय सेवाओं का संबंध भाग 14 से और वित्त आयोग का संबंध भाग 12 से है। अगला प्रश्न है दोस्तों, लोकसभा में एंग्लो इंडियन समुदाय के प्रतिनिधित्व के लिए प्रावधान संविधान में किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? तो ये प्रश्न देखिए अब किया गया था होना चाहिए। तो अनुच्छेद 331 के तहत लोकसभा में एंग्लो इंडियन समुदाय के प्रतिनिधित्व का प्रावधान किया गया था। इस अनुच्छेद में प्रावधानित था कि अनुच्छेद 81 में किसी बात के होते हुए यदि राष्ट्रपति की ये राय है कि लोकसभा में एंग्लो इंडियन समुदाय का प्रतिनिधित्व पर्याप्त नहीं है तो लोकसभा में उस समुदाय के 2 से अनधिक सदस्य नाम निर्देशित कर सकेगा। लेकिन 104वें संविधान संशोधन अधिनियम 2019 के द्वारा अनुच्छेद 334 में संशोधन करके लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में एंग्लो इंडियन के लिए नामांकित सीटों की व्यवस्था को पूर्व निर्धारित से आगे न बढ़ाते हुए निष्प्रभावी कर दिया गया है। अब आइए विविध प्रश्नों पर आ जाते हैं दोस्तों। पहला प्रश्न है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद लोकसभा और विधानसभा के प्रतिनिधियों को निर्वाचित करने यानी वयस्क मताधिकार का अधिकार प्रदान करता है? ऑप्शन है 326, 325, 324 या 323।
तो सही उत्तर है आर्टिकल 326, ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों, भारतीय संविधान के भाग 15 के अंतर्गत अनुच्छेद 326 के तहत लोकसभा और प्रत्येक राज्य की विधानसभा के लिए निर्वाचन वयस्क मताधिकार के आधार पर किए जाने का प्रावधान किया गया है। अगला प्रश्न, नीचे दो कथन दिए गए हैं। कथन है कि राज्य की कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग संसद के कानूनों तथा राज्यों में लागू कानूनों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए होता है, और कारण है कि अपनी कार्यपालिका शक्तियों का प्रयोग करके भारत सरकार राज्यों को आवश्यक निर्देश दे सकती है। तो सही उत्तर है दोस्तों, इसमें कथन और कारण दोनों सही हैं, यानी ए और आर दोनों सही हैं, और आर ए की सही व्याख्या करता है। कैसे? तो आप जान लीजिए, अनुच्छेद 256 में स्पष्ट है कि प्रत्येक राज्य की कार्यपालिका शक्ति का इस प्रकार प्रयोग किया जाएगा जिससे संसद द्वारा बनाई गई विधियों और ऐसी विद्यमान विधियों का जो उस राज्य में लागू हैं अनुपालन सुनिश्चित रहे, और संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार किसी राज्य को ऐसे निर्देश देने तक होगा जो भारत सरकार को इस प्रयोजन के लिए आवश्यक प्रतीत हो। तो स्पष्ट है कि कथन और कारण दोनों सही हैं, और कारण कथन की सही व्याख्या करता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, आपको बताना है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो 1963 सही है। केंद्रीय सतर्कता आयोग 1964, भ्रष्टाचार निरोधक कानून 1985 और प्रवर्तन निदेशालय 2000। तो सी और डी दोनों ही सही सुमेलित नहीं है। कैसे? दोस्तों, केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो की स्थापना यानी सीबीआई 1963 में, केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना 1964 में, जबकि भ्रष्टाचार निरोधक कानून 1988 है, और प्रवर्तन निदेशालय की स्थापना 2000 में नहीं बल्कि 1956 में हुई थी। तो सी और डी दोनों ही सही सुमेलित नहीं हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? अंतर्राज्य परिषद 1990 सही सुमेलित है। राष्ट्रीय विकास परिषद 1954 ये आपका सही नहीं है, क्योंकि राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना 1952 में 6 अगस्त को हुई थी। केंद्रीय सतर्कता आयोग 1964 और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग 1993। तो ऑप्शन बी आपका सही सुमेलित नहीं है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन किस वर्ष में हुआ था, आपको बताना है। तो सही उत्तर है 1952 में। दोस्तों, राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन एनडीसी, जिसको नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल कहते हैं, इसका गठन 1952 में हुआ था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सही सुमेलित नहीं है? यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर कंपनी अधिनियम 2013 सही है, भारतीय संविदा अधिनियम 1870 सही नहीं है, और साझेदारी अधिनियम 1932 और वस्तु विक्रय अधिनियम 1930। तो सही उत्तर जो हो जाएगा ऑप्शन बी आपका सही सुमेलित नहीं है, क्योंकि आप देख सकते हैं भारतीय संविदा अधिनियम 1872 में जो है पारित हुआ था, न कि 1870 में। अगला प्रश्न है, एशियाई विकास बैंक का इंडिया रेजिडेंट मिशन कहाँ पर अवस्थित है, आपको बताना है। तो सही उत्तर है नई दिल्ली में। दोस्तों, आप जान लीजिए, एडीबी यानी एशियाई विकास बैंक का जो इंडिया रेजिडेंट मिशन है वो नई दिल्ली में स्थित है। अगला प्रश्न है, दक्षिण एशियाई क्षेत्र के लिए भारत का 6 सूत्रीय प्रस्ताव भारत के किस प्रधानमंत्री द्वारा प्रस्तुत किया गया था? ऑप्शन है मनमोहन सिंह, अटल बिहारी वाजपेयी, नरेंद्र मोदी या इंद्र कुमार गुजराल। तो सही उत्तर ऑप्शन बी ए बी वाजपेयी। दोस्तों, आप जान लीजिए कि दक्षिण एशियाई क्षेत्र के लिए भारत का 6 सूत्रीय प्रस्ताव प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा प्रस्तुत किया गया था, और प्रधानमंत्री वाजपेयी ने यूरोपीय संघ की तर्ज पर दक्षिण एशियाई देशों के संघ और एकल मुद्रा की परिकल्पना प्रस्तुत की थी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पर देखिए 4 कथन हैं। पहला है कि प्राण और दैहिक स्वतंत्रता के संरक्षण का मूल अधिकार आपातकाल में निलंबित नहीं किया जा सकता, बिल्कुल सही है। दूसरा है, भारत के उपराष्ट्रपति को उनके पद से राज्यसभा द्वारा पारित किए गए और लोकसभा द्वारा सहमत व्यक्त किए गए संकल्प द्वारा हटाया जा सकता है, बिल्कुल सही है। और तीसरा कथन है कि वर्तमान में राज्यसभा में विपक्ष के नेता अरुण जेटली हैं, ये सही नहीं है। और योजना आयोग के अध्यक्ष श्री मोंटेक सिंह अहलूवालिया हैं, ये भी सही नहीं है। तो केवल 1 और 2 सही हैं। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है।
अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया के अध्यक्ष कौन हैं? तो सही उत्तर है प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया के अध्यक्ष, जब ये प्रश्न पूछा गया था तो मार्कंडे काटजू। दोस्तों, सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश मार्कंडे काटजू 5 अक्टूबर 2011 को 3 वर्ष के लिए प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया के अध्यक्ष नियुक्त किए गए थे और वर्तमान में उच्चतम न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश न्यायमूर्ति रंजना प्रकाश देसाई 17 जून 2022 से इसकी अध्यक्ष हैं। वो भारतीय प्रेस परिषद की प्रथम महिला अध्यक्ष हैं। इसके पूर्व वो जम्मू और कश्मीर के लिए गठित परिसीमन आयोग की अध्यक्ष थीं। अगला प्रश्न है दोस्तों, देखिए महत्वपूर्ण, कि भारत की संसद द्वारा आपदा प्रबंधन अधिनियम कब पारित हुआ था? तो उत्तर है 2005 में। याद रखिएगा, डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट वर्ष 2005 में भारत सरकार द्वारा देश में प्राकृतिक या मानव जनित आपदाओं के कुशल प्रबंधन और इससे जुड़े अन्य मामलों के लिए अधिनियमित किया गया था। इस अधिनियम के लिए विधेयक राज्यसभा द्वारा 28 नवंबर 2005 को तथा लोकसभा द्वारा 12 दिसंबर 2005 को पारित किया गया था और 23 दिसंबर 2005 को राष्ट्रपति की स्वीकृति मिलने के बाद ये अधिनियमित हुआ था। इसके तहत राष्ट्रीय, राज्य तथा जिला स्तरों पर आपदा प्रबंधन प्राधिकरणों की व्यवस्थित संरचना का प्रावधान किया गया है। अगला प्रश्न थोड़ा सा अलग है, जिबूती आचार संहिता संबंधित है किससे? तो उत्तर है समुद्री डकैतों के विरुद्ध अंतर्राष्ट्रीय समूह। दोस्तों, आप जान लीजिए, जिबूती आचार संहिता समुद्री डकैतों के विरुद्ध अंतर्राष्ट्रीय समूह से संबंधित है। ये आचार संहिता पश्चिमी हिंद महासागर, लाल सागर और अदन की खाड़ी में जहाज़ों की समुद्री डकैती से सुरक्षा के लिए 29 जनवरी 2009 को इस क्षेत्र के तटवर्ती देशों द्वारा अपनाई गई थी। इसके वर्तमान में 20 हस्ताक्षरकर्ता देश हैं: जिबूती, इथोपिया, केन्या, मेडागास्कर, मालदीव, सेशेल्स, सोमालिया, तंजानिया, यमन, कोमोरोस, मिस्र, इरिट्रिया, जॉर्डन, मॉरिशस, मोजाम्बिक, ओमान, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, सूडान और संयुक्त अरब अमीरात। भारत अगस्त 2020 में इस अंतर्राष्ट्रीय समूह में ऑब्जर्वर या पर्यवेक्षक देश के रूप में शामिल हुआ था। प्रश्न संख्या 13 है, किसे द्वितीय पीढ़ी का मानव अधिकार समझा जाता है? तो यहाँ पर जो ऑप्शन है आप देखिए, काम का अधिकार और शिक्षा का अधिकार, इन दोनों को दोस्तों द्वितीय पीढ़ी यानी 2G, टू सेकेंड जनरेशन्स मानव अधिकार समझा जाता है। तो 2 विकल्प इसमें हो जाएंगे। और इसकी व्याख्या अगर आप देखेंगे तो संयुक्त राष्ट्र संघ की मानवाधिकार की सार्वभौम घोषणा 1948 के अनुच्छेद 1 से 21 तक में उल्लिखित अधिकारों को प्रथम पीढ़ी के मानवाधिकार, जबकि अनुच्छेद 22 से 27 तक उल्लिखित अधिकारों को द्वितीय पीढ़ी के मानवाधिकार, अनुच्छेद 23 में काम का अधिकार और अनुच्छेद 26 में शिक्षा का अधिकार मानवाधिकार कहा गया है। तो काम का अधिकार और शिक्षा का अधिकार दोनों ही द्वितीय पीढ़ी के मानवाधिकार हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, संविधानेतर अधिकार का अर्थ क्या हो जाएगा? तो सही उत्तर है वह शक्ति जो संविधान सम्मत नहीं है। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों, वे अधिकार जिनका संविधान के प्रावधानों में वर्णन नहीं है और अन्य रूप से वर्णित होते हैं संविधानेतर अधिकार कहलाते हैं। अगला प्रश्न है, 10 दिसंबर मनाया जाता है किस रूप में? तो याद रखिएगा, 10 दिसंबर मानवाधिकार दिवस यानी यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स डे के रूप में मनाया जाता है। दोस्तों, 10 दिसंबर मानवाधिकार दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसी दिन वर्ष 1948 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा स्वीकार की गई थी और इस दिवस की औपचारिक घोषणा महासभा द्वारा 1950 में की गई। विश्व स्वास्थ्य जो है 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस, और संयुक्त राष्ट्र दिवस 24 अक्टूबर को, और आप जानते हैं मजदूर दिवस 1 मई को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, सूची 1 का सूची 2 से सुमेलन करिए। न्यूनतम आयु अर्हता और ऑफिस का। तो यहाँ पर देखिए 21 वर्ष, इसमें आपके पंचायत सदस्य बन सकते हैं। 25 वर्ष में राज्य विधानसभा के सदस्य बन सकते हैं, यही लोकसभा की भी न्यूनतम आयु सीमा है। 30 वर्ष में राज्य विधान परिषद के और 35 वर्ष में भारत के राष्ट्रपति बन सकते हैं। तो याद रखिएगा, सही सुमेलन इस तरह से हो जाएगा, ऑप्शन ए 2, 3, 4 और 1। देखिए, 21 वर्ष में कोई व्यक्ति पंचायत का सदस्य, 25 वर्ष में राज्य विधानसभा सदस्य, 30 वर्ष में राज्य विधान परिषद सदस्य और 35 वर्ष भारत के राष्ट्रपति के लिए न्यूनतम आयु सीमा है।
अगला प्रश्न है सूची 1 का सूची 2 से सुमेलन करना है। राजनीतिक दल और उनके गठन का वर्ष। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस आप जानते हैं 1885 में, भारतीय जनसंघ की स्थापना 1951 में, भारतीय साम्यवादी दल 1925 में गठित हुआ था और ऑल इंडिया AIADMK 1972। तो 3-1-4-2 देखते हैं, 3-1-4-2 ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, चीन की संसद जानी जाती है किस रूप में? तो सही उत्तर है चीन की संसद नेशनल पीपुल्स कांग्रेस के रूप में जानी जाती है। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। दोस्तों चीन की संसद का नाम नेशनल पीपुल्स कांग्रेस है। इसमें वर्तमान में 2980 सदस्य हैं और ये विश्व की सबसे बड़ी संसद है, लेकिन वास्तव में ये लगभग रबर स्टाम्प विधायिका है जो कि सामान्यतः चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के निर्णयों पर मुहर लगाती है। अगला प्रश्न है बहुजन हिताय बहुजन सुखाय आदर्श है किसका? तो सही उत्तर है ऑल इंडिया रेडियो का। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न, और RO परीक्षा के लिए जो हम क्वेश्चंस का रिवीजन कर रहे हैं प्रीवियस ईयर्स का, उसमें राज्य व्यवस्था के जो प्रश्नों का अंतिम क्वेश्चन है कि भारत सरकार ने प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट वेराइटीज एंड फार्मर्स राइट अधिनियम किस वर्ष में पारित किया है? तो उत्तर है 2001 में। दोस्तों जान लीजिए, भारत सरकार ने प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट वेराइटीज एंड फार्मर्स राइट्स अधिनियम 2001 में पारित किया। ये पौधों की किस्म, कृषकों और पौधों के संवर्धन में शामिल लोगों के अधिकारों के संरक्षण के लिए प्रभावी प्रणाली स्थापित करने और कृषि क्षेत्र में नवीन तकनीकों को प्रोत्साहित करने के लिए लाया गया था। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। RO परीक्षा के लिए प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए प्रश्नों के अंतर्गत सामान्य अध्ययन के PYQ का रिवीजन, जो आपके आगामी परीक्षाओं के लिए भी बहुत ही उपयोगी है। आगे के वीडियो में हम जो है भूगोल यानी ज्योग्राफी से संबंधित महत्वपूर्ण खंड को कवर करेंगे। हमारे चैनल से जुड़े रहें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।